Hello friends and students. Today we shall discuss kinds of offer. आज हम ऑफर या प्रस्ताव के प्रकार पर उसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे. तो an offer is divided into several kinds which are here broadly divided into 8 kinds of offers. We shall discuss on each one by one. The first one is express offer या अभिव्यक्त प्रस्ताव. जब when the terms of an offer are in express words either in written form or in spoken form, it is an express offer. कोई भी प्रस्ताव जब उसके जो प्रस्ताव है वो अभिव्यक्त शब्दों में है, लिखित या मौखिक रूप से अभिव्यक्त शब्दों में है, तब उसको एक्सप्रेस ऑफर या अव्यक्त प्रस्ताव कहते हैं. दूसरा है इम्प्लाइड ऑफर. वी मे कम्युनिकेट आवर आइडियाज अदरवाइज देन इन वर्ड्स आल्सो एज वेल एज बाई इम्प्लीकेशंस एंड बाई जेस्चर्स. हम अपने विचारों को शब्दों से अन्यथा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे अपनी भाव भंगिमा द्वारा, इशारों द्वारा या अन्य किसी माध्यम द्वारा. तो जब अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जब शब्दों से अन्यथा किसी प्रस्ताव को अभिव्यक्त किया जाता है, तो शब्दों से अन्यथा कोई प्रस्ताव भेजा जाता है इशारों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से, तो उसको विवक्षित प्रस्ताव या इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं. तीसरा कैटेगरी है स्पेसिफिक ऑफर या विशिष्ट प्रस्ताव. एन ऑफर विच इज मेड टू ए सर्टेन पर्सन इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफाइड ऑफर आर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्संस. ऐसा प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ या किसी निश्चित व्यक्तियों के समूह के साथ किया जाता है, उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं. और स्पेसिफिक ऑफर के केस में वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो सकते हैं जिनके सामने ऑफर रखा गया. मतलब अगर ए ने बी के सामने ऑफर रखा है तो ये स्पेसिफिक ऑफर है, और ऐसी स्थिति में बी ही उस पर एक्सेप्टेंस दे सकता है और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है. और अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके सारे सदस्य ऑफरर द्वारा नोन है, तो वो भी स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है. तो उनमें से ही कोई व्यक्ति अगर उस पर अपनी स्वीकृति देगा तभी वो ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. तो शुरुआती समय में एक केस था वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड. उस समय तक लॉ की पोजीशन ये थी कि एन ऑफर मस्ट बी मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन. वीक वर्सेस टाइबाल्ड के केस तक पोजीशन ये थी. वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड के केस में जो कहा गया था उसमें ये कहा गया था कि एन ऑफर मस्ट बी मेड टू ए सर्टेन पर्सन. कोई भी ऑफर किसी निश्चित व्यक्ति से ही किया गया हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया गया है तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होता है. इस केस में क्या था, एक व्यक्ति ने ये प्रपोजल रखा जो कोई उसकी बेटी से शादी करेगा उसकी मर्जी से वो उसको एक निश्चित धनराशि देगा. इस केस में वादी ने फिर उसकी प्रतिवादी की बेटी से उसकी सम्मति से शादी कर ली और उस पैसे की डिमांड की जो उसने ऑफर रखा था. तो उसने देने से जब मना कर दिया तो ये वाद लेके आया. उसमें कोर्ट ने वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड में ये कहा कि दिस ऑफर वाज नॉट मेड टू ए सर्टेन पर्सन, देयरफॉर इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर एंड देयरफॉर देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये ऑफर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया गया था, इसलिए ये एक वैलिड ऑफर नहीं था. और चूंकि ऑफर वैलिड नहीं है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी, ये एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा. लेकिन ये जो वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड में पोजीशन थी, इसको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में चेंज कर दिया गया. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस से एक नया कंसेप्ट आया जनरल ऑफर का. तो जनरल ऑफर का कंसेप्ट ये कहता है कि स्पेसिफिक ऑफर अभी भी है, ऐसा ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन से किया जाता है वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है. लेकिन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी के केस के पहले, जैसा कि वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड में कहा गया था कि वह ऑफर वैलिड तभी होगा जब स्पेसिफिक पर्सन से किया जाएगा. लेकिन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी में यह कहा गया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन ऑफर मस्ट बी मेड टू ए सर्टेन पर्सन. एन ऑफर मे बी मेड टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज, but the contract is made only with the person who comes forward and performs the conditions of the ऑफर.
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में कहा गया कि यह आवश्यक नहीं है, मतलब इसमें वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड को ओवररूल कर दिया गया और ये कहा गया कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति के साथ किया गया हो। कोई प्रस्ताव एक ही समय में पूरी दुनिया के साथ किया जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट केवल उस व्यक्ति के साथ होता है जो सामने आता है और उस ऑफर की शर्तों को परफॉर्म करता है। इस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में क्या था कि ये कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी थी, इसने एक इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन बनाई और उसने कहा कि हमारी इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन जो कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन हमने बताया उस हिसाब से लेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और इन केस अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है हमारी दवा के इस्तेमाल के बावजूद भी तो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। इसमें मिसेस कार्लिल ने जो कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से दवा ली, इसके बावजूद भी इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इन्होंने कार्लिल महोदया ने कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के ऊपर केस कर दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो यहां पे भी कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का डिफेंस यही वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड वाला था कि वी हैव नॉट मेड इट टू ए सर्टेन पर्सन, इट वाज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट। ये केवल प्रचार मात्र के लिए था, इनसे तो हमने नहीं कहा था। तो वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड की पोजीशन को यहां ओवररूल कर दिया गया और ये कहा गया, कोर्ट ने ये कहा कि ये हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति से ही किया गया हो, एक ही समय में पूरी दुनिया से प्रस्ताव किया जा सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया से नहीं होगा, केवल और केवल उसी व्यक्ति से होगा जो उसकी ऑफर की शर्तों को परफॉर्म करेगा। तो इसमें जो उन्होंने कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया था उसको जनरल ऑफर हेल्ड किया गया, मतलब उसको एक सामान्य प्रस्ताव माना गया। और चूंकि कार्लिल ने उसकी कंडीशंस को परफॉर्म किया था इसलिए माना गया कि कार्लिल के बीच में और कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था और उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार कंपनी को बाउंड डिक्लेयर किया गया कार्लिल को कंपनसेट करने के लिए। जनरल ऑफर में ही एक ऑफर है, जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। ए जनरल ऑफर which is continuous for a specific period of time, it is called as general offer of continuing nature। ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव जो एक निश्चित समय तक ओपन रहता है उसको जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर कहते हैं। जैसे एक साथ जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में कहा गया था कि जो कोई भी करेगा, तो यहां पे क्या था कि जो कोई भी करेगा का मतलब ये है कि इसमें ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, ऑफर को 4 से 10 लोग भी एक्सेप्ट कर सकते थे। और उस कॉन्ट्रैक्ट का उस ऑफर का नेचर ये था कि उन 8-10 व्यक्तियों से के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर, कुछ ऑफर्स बाय नेचर ऐसे होते हैं कि उनमें सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है, बल्कि क्या होता है जब भी पहला व्यक्ति आता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पहले व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अगर किसी खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना देने से संबंधित कोई जनरल ऑफर है तो जब पहला व्यक्ति आके सूचना दे देता है कि आपका बच्चा या जो कोई भी गुमशुदा है वो यहाँ पे इस कंडीशंस पे है, तो ये ऑफर वहीं समाप्त हो जाता है और वो फर्स्ट पर्सन जो आया है उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक ऑफर होल वर्ल्ड एट लार्ज के भी साथ हो सकता है और एक ही ऑफर में एक से अधिक व्यक्तियों को प्रस्ताव रखा जा सकता है और अगर उसका नेचर वैसा है तो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा वो स्वीकृत भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। ये तीनों सिनोनिमस टर्म है, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as a standing offer। ऐसा ऑफर जो एक निश्चित समय तक ओपन रहता है स्वीकृति के लिए उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो स्टैंड कर रहा है कि उसको एक निश्चित समय तक कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। जैसे इसका एक उदाहरण है टेंडर। जब टेंडर आता है तो टेंडर जब इनवाइट किया जाता है तो उसमें एक सर्टेन डेट होती है कि कुछ सूचनाएं दी होती है कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वो अपने अपने टेंडर इस निश्चित तारीख तक भेजे। तो उस निश्चित तारीख तक जितने भी लोग चाहें अपना टेंडर भेज सकते हैं। तो टेंडर क्या होता है?
टेंडर एक स्टैंडिंग ऑफर होता है और उसके एक्सेप्टेंस में कोई भी व्यक्ति भेज सकता है और उस सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में, तो इसी को स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं। तो उस समयावधि के बीच में जितने लोग चाहें उतने लोग ऑफर कर सकते हैं, ये स्टैंडिंग ऑफर होता है। लेकिन जो भी उस ऑफर की शर्तों को स्वीकार कर लेगा, उसके साथ उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा, वही उन्हीं के साथ केवल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट सभी के साथ नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है और इस पे अलग से टिप्पणी भी आ सकती है। काउंटर ऑफर तब होता है जब किसी एक व्यक्ति ने प्रस्ताव भेजा किसी के सामने और उस व्यक्ति ने प्रस्ताव को एज इट इज न स्वीकार करके उसमें कुछ कंडीशंस जोड़ दी और कंडीशंस जोड़ करके उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो जो कुछ उसने कहा वो स्वीकृति नहीं बनेगी बल्कि वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, प्रति प्रस्ताव बन जाएगा। और काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव का इफेक्ट ये होता है कि वो ओरिजिनल ऑफर को वैकेट कर देता है, वो मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है, स्ट्राइक कर देता है, उसको गिरा देता है। इस पे एक केस है हाइड वर्सेस रेंज का। हाइड वर्सेस रेंज के केस में क्या था कि रेंज ने ये कहा, इसमें एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैं अपना क्या आप अपना प्लाट मुझको बेचना चाहेंगे? तो उसने कहा हाँ, हम अपना प्लाट 1000 रुपए में आपको बेच देंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम 950 रुपए में खरीद लेंगे। तो उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे। फिर दोबारा उन्होंने फिर से कहा कि हम 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो उस व्यक्ति जिसका प्लाट था उसने बेचने से मना कर दिया। तो जिसने बाद में कहा था कि 1000 रुपए में खरीदेंगे, उसने मुकदमा लाया कि भाई आपने 1000 रुपया कहा था और हम 1000 रुपया देने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपके ऑफर को हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये बाइंडिंग एक्सेप्टेंस है, इसलिए आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और आपको इसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि जब इन्होंने उस प्लाट की कीमत 1000 रुपए बताई, उसी समय आपको ये चाहिए था कि आप ये कहते कि हाँ हम 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। जब आपने ये नहीं कहा कि 1000 में तैयार खरीदने के लिए तैयार है, बल्कि आपने ये कहा कि हम 950 रुपए में खरीदेंगे, तो ये स्वीकृति ना होकर प्रतिप्रस्ताव हो गया और इस प्रतिप्रस्ताव ने जो मूल प्रस्ताव था 1000 रुपए में बेचने को, उसको समाप्त कर दिया। तो ऐसा प्रस्ताव जो समाप्त हो गया उसको बाद में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो काउंटर ऑफर क्या करता है? ओरिजिनल ऑफर को समाप्त कर देता है। लास्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ये होता है कि जैसे कई बार होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही सामने वाला भी सोच रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपनी बातें एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं की हुई है। तो जब एक व्यक्ति कम्युनिकेट करेगा तो दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों अगर एक ही तरह की बात सोच रहे हैं और दोनों कम्युनिकेट कर अपनी बात लिख के लेटर से भेजे, तो वो लेटर जो होगा वो दोनों ऑफर ही कहलाएंगे, एक दूसरे के ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बन जाएंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल अपने किसी मित्र को 10,000 रुपए में बेचना चाहता है और उसके मित्र के भी दिमाग में यही बात चल रही कि मैं फला आदमी की मोटरसाइकिल मैं 10,000 रुपए में खरीद लूं, इसने इधर से एक लेटर लिखा कि मैं आपकी मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, बाई लेटर भेज दिया। उसने भी उधर से लिखा कि मैं आपकी मोटरसाइकिल, इसने लिखा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, उसने उधर से लिखा कि मैं आपकी मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो ये दोनों क्रॉस ऑफर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कहीं रास्ते में, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि एक दूसरे के एक्सेप्टेंस है, क्योंकि सिमिलर सर्कमस्टांसेस है, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर सिमिलर कंडीशंस पे ही ऑफर है तो वो दोनों क्रॉस ऑफर होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे। मतलब अगर पहले वाले का ऑफर पहुंच गया फिर दूसरे वाले का लेटर आया तो दूसरे को हम एक्सेप्टेंस मान लें। इस पे एक केस है टिन वर्सेस हाफमैन एंड कंपनी का। इसमें क्या था, एक कंपनी ने दूसरे को लेटर लिखा कि हम 800 टन आयरन आपको 69 रुपए पाउंड के हिसाब से बेचना चाहते हैं। उसी के आसपास, मतलब ये अब लेटर पहुंचा हुआ नहीं था, इस लेटर के पहुंचने के पहले ही दूसरी कंपनी ने सेम यही बात लिख के भेजी कि हम आपका 800 टन लोहा 69 रुपया पाउंड की दर से खरीदना चाहते हैं। ये पहुंच गया ऑफर, इनका इधर से गया उनका उधर से गया, लेकिन अगर ये
पहले पहुंच गया होता और ये उसके बाद लिख के भेजते कि हाँ हम इतने रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं, तब तो ये स्वीकृति मानी जाती। लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के जो मन में चल रहा था उससे अननोन थे, और अननोन होने के कारण आइडेंटिकल टर्म्स पे ऑफर कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से अननोन रहते हुए आइडेंटिकल टर्म्स पे ऑफर रखते हैं तो वो ऑफर्स क्रॉस ऑफर्स कहलाते हैं, और उस पे अलग से एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, वो दोनों एक दूसरे के एक्सेप्टेंस नहीं माने जाते हैं। तो ये हमारा काइंड्स ऑफ ऑफर पे डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कितना समझ में आया ये हमको कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव आपका हो तो वो भी हमारे सामने रखिए। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको हमारे मार्गदर्शन या हमारे लेक्चर्स की जरूरत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा इसको भी बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।